नमस्कार साथियों, राइज विथ SICS के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जुड़े हैं मैथ्स की एक और प्रैक्टिस क्लास को लेकर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मैथ्स की थर्ड प्रैक्टिस क्लास, जिसमें व्यापम में, रेलवे में, SSC में पूछे जाने वाले मैथ्स के शानदार क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए अभी से हम लोग शुरू करते हैं हमारी आज की प्रैक्टिस क्लास। चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल। हमारा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या लिखा है कि A, B और C की आयु एक साथ 132 वर्ष है। मतलब तीनों की एज को अगर हम लोग जोड़ दें, सम कर दें, मतलब हम लिखें A प्लस B प्लस C, तीनों की एज को अगर जोड़ेंगे तो कितने साल होना चाहिए? 132। B A से दुगना बड़ा है ना। B की जो एज है ना वो A के डबल होना चाहिए, तो A के डबल मतलब 2A होना चाहिए। जबकि C A से 12 वर्ष बड़ा है, तो C की जो एज है ना, C की जो एज है वो A से कितनी ज़्यादा है? 12 साल। ऐसे आपके क्वेश्चन में लिखा है। तो A B C की आयु बताओ। आपको हर एक की अलग अलग आयु बताना है, रिस्पेक्टिव एजेस बताना है आपको, है ना। तो अलग अलग एज देखते। तो मुझे क्या करना है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डिटेल में नहीं जाना है। मुझे क्या करना है, गिवन टाइम जो है उसी के अकॉर्डिंग, उसी में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसीलिए के लिए तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे रीड किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं उसी के अनुसार इसको पढ़ूंगा। तो देखो क्या लिखा है कि B की जो एज है ना वो A से डबल होना चाहिए। तो मैं वो ऑप्शन देखता हूँ जहाँ B की एज A से डबल है। देखो यहाँ A की एज कितनी है? 40। B की कितनी है? 30। क्या B की एज A के डबल है क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो A ऑप्शन हो सकता है क्या? तो आप कह दो बिल्कुल A ऑप्शन तो नहीं हो सकता। B ऑप्शन चेक करते हैं। मुझे B की आयु डबल चाहिए, है ना। तो देखो A की 32 है, इसकी 64 है, तो आपको बिल्कुल डबल है, ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है कि C की जो एज है, C की जो एज है वो A से कितनी ज़्यादा होना चाहिए? 12 वर्ष। तो एक बात बताओ, यहाँ A की 32 साल है और C की कितनी है? 36। कितनी ज़्यादा है? 4। मुझे चाहिए कितनी ज़्यादा? 12। तो आप ये कह दो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। देखो इसकी 30 है, इसकी 60, तो आप कह दो बिल्कुल डबल तो है, डबल तो है। पर क्या मुझे ये बताओ, C की जो एज है वो A से कितनी ज़्यादा होना चाहिए? 12। चलो देखते हैं। यहाँ A की एज कितनी है? 30। C की कितनी है? 35। क्या ये 12 ज़्यादा है क्या? नहीं। आप कहोगे ये तो सिर्फ कितनी ज़्यादा है? 5। मुझे चाहिए कितनी? 12। मतलब C भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। एक और ऑप्शन बचा, अगर वो सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो मेरा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। चलो एक काम करते हैं, डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। चलो देखते हैं जरा डी ऑप्शन में क्या लिखा है। A की एज है 30, B की 60 है, तो आप कह दो ये तो डबल हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? तो एक पॉइंट तो मेरा हो गया क्लियर। दूसरा है कि C की जो एज है वो A से कितने साल ज्यादा होना चाहिए? 12 साल। इसकी 30 है, इसकी 42 है, कितनी ज्यादा है? 12 ज्यादा है। तो आपने कहा सर ये भी क्लियर। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि तीनों की एज का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 132। तो एक काम करते हैं, जोड़ लेते हैं। 30 और 60 कितने हो गए? 90। 90 और 40 कितने होते हैं? 130। और ये दो बचे हुए जो थे तो ये कितने हो जाएंगे? 132। तो आप कह दो बिल्कुल हो रहा है। कितने साल? 132 साल। और अगर 132 साल हो रहा है मतलब यही मेरा क्या है? आंसर है। क्योंकि ये सारे जितने भी मेरे पास जितनी भी कंडीशन दी थी सबको फॉलो कर रहा है, और सबको फॉलो कर रहा है मतलब यही मेरा क्या है? आंसर है। तो देखिए इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप पेपर में जल्दी जल्दी और सही आंसर ला सको। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल देखो पाई चार्ट को लेके। DI के क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। देखो प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको टॉपिक, क्वेश्चन देखते के साथ आपको टॉपिक पता हो जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से लिया गया है। ये आपके सामने जो बना हुआ है ये पाई चार्ट है। क्या बना है? ये पाई चार्ट बना हुआ है, ठीक है। इसको देख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखते हैं हम लोग सवाल क्या है। तो ये आपके पास DI दिया है। ये देखो ये आर्ट जो है ना 12% लिखा है ना। आर्ट का जो सेक्शन लिखा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो एक बार मैं लिख देता हूँ कि आर्ट का ये जो सेक्शन है ये 12% है। कॉमर्स का जो सेक्शन है ये 22% है। ये साइंस का सेक्शन है 24% है। ये एग्रीकल्चर का सेक्शन है 7% है। ये इंजीनियरिंग का सेक्शन है 18%, 18% है। ये फार्मेसी का सेक्शन है 6% है। ये मेडिसिन का सेक्शन है कितने परसेंट है? 11%। ये पाई चार्ट बना है। मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि पाई चार्ट क्या होता है। एक पूरा सर्कल होता है, एंगल में इसका मान 360 होता है और परसेंटेज में इसका मान कितना होगा? 100%, ठीक है। तो 360 और 100% दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो जब एंगल और परसेंटेज में चेंज करने के लिए पूछा जाए तो हम दोनों को इक्वल करा लेते हैं। देखते हैं यहाँ हमारे पास सवाल क्या है वो देखेंगे पहले तो हम लोग। वर्ष 2022 में महाविद्यालय में कितने विद्यार्थी है? 35,000। कितने विद्यार्थी है भाई? 35,000 के एक महाविद्यालय में 35,000 विद्यार्थी है। तो आर्ट्स और कॉमर्स के पढ़ने वाले छात्रों की संख्या मिलाकर, है ना, किसके किसके? आर्ट्स के और किसके? कॉमर्स के। आर्ट्स और कॉमर्स के पढ़ने वाले छात्रों की संख्या मिलाकर फार्मेसी और मेडिसिन में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का, देखो आपको ध्यान देना है
किसी चीज़ से कंपेयर कराने के लिए कहा जाए, है ना, प्रतिशत कहा जाए कि कितना प्रतिशत, है ना, क्या लिखा हो आपके पास, कितना प्रतिशत, या लिखा हो का लिखा हो, या इंग्लिश में लिखा हो व्हाट परसेंट, ये लिखा हो, तो आपको क्या करना है, तो ऊपर लिखना होता है जो पूछा गया, है ना, ऊपर क्या लिखना है, जो पूछा गया, और नीचे क्या लिखा होता है, आधार। आधार मतलब जिससे पूछा गया है, और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो देखो पूछा क्या गया है, पूछा किसका पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया आर्ट्स और कॉमर्स का, तो ऊपर आर्ट्स एंड कॉमर्स हो गया। पढ़ने वाले छात्रों की संख्या मिलाकर फार्मेसी और मेडिसिन, है ना, फार्मेसी प्लस मेडिसिन, फार्मेसी और मेडिसिन में पढ़ने वालों की छात्रा का, है ना, तो इनका पूछा मतलब नीचे आएंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, यहाँ पे क्या आपसे कोई संख्या पूछी है क्या, नहीं। अगर संख्या नहीं पूछी मतलब मुझे इसका कोई यूज नहीं है। अभी जब नंबर पूछा जाएगा तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, जब तक नंबर नहीं पूछा जाए तब तक आपको इस नंबर की कोई जरूरत नहीं, आपका क्वेश्चन परसेंटेज से ही सॉल्व हो जाएगा। एक बात बताओ मुझे, आर्ट एंड कॉमर्स के परसेंटेज देखना है। देखो आर्ट के परसेंट कितने हैं, 12, कॉमर्स के परसेंट कितने हैं, 22, तो दोनों का जोड़ दें अगर, तो 12 और 22 कितने हो गए, तो आप कहते हो सर 12 और 22 हो जाएंगे 34, तो इन दोनों के मिला के 34 हो गए। किससे पूछा है, तो फार्मेसी एंड मेडिसिन, फार्मेसी के कितने हैं 6, मेडिसिन के कितने हैं 11, 11 और 6 कितने हो गए, तो आप कह दोगे 11 और 6 कितने हो गए 17। तो देखो पूछा क्या गया है, आर्ट एंड कॉमर्स के कितने हैं 34, किससे पूछा है, फार्मेसी एंड मेडिसिन से, तो कितने हैं 17। और प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो प्रतिशत के लिए हम लोग करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। बस हो गया आपका सवाल, हो गया आपका सवाल, कुछ नहीं करना है आपको, बस काट देना है। 17 से काटो, कितनी बार कटेगा, 17 दूनी 34, है ना, 17 दूनी कितना हो गया 34, और इस 2 का गुणा मैं 100 से कराऊंगा तो आप बता दोगे ना कितने परसेंट आएगा, कितने परसेंट आएगा मेरे भाई, 200%। कितने परसेंट आ जाएगा, 200% आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 200%। आसान सवाल है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जब तक आपको नंबर की जरूरत ना हो तब तक इसकी जरूरत है ही नहीं, जब तक नंबर नहीं निकालना हो। आपको डायरेक्ट परसेंटेज से निकालना है कि आर्ट एंड कॉमर्स में पढ़ने वाले 12 और 22 मिला के 34 है। तो ये पूछा गया कि ये जो 34% है, ये फार्मेसी एंड मेडिसिन दोनों में पढ़ने वाले कितने हैं, तो 11 और 6 17। तो ये पूछा गया कि ये जो 34% है, इन 17 का कितना प्रतिशत है, तो कितना परसेंट है, तो 17 का डबल ही तो है, डबल है मतलब कितने परसेंट, 200%। निकाल लोगे ना, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है। डीआई बहुत आसान पूछा जाता है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, जो भी पूछा जाए आसान पूछा जाता है, लाइन ग्राफ पूछा जाए, जो पूछा जाए आसान ही आएगा, कठिन नहीं आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ो एक बार, देखो पढ़ो क्या लिखा है। 2 पेड़ जिनकी ऊंचाई 35 मीटर और 42 मीटर है। देखो पेड़ हवा में लगते हैं, पेड़ कहाँ लगते हैं भाई, हवा में। अरे गधो, पेड़ जमीन पे लगते हैं, कहाँ लगते हैं, जमीन पे, ठीक है। तो ये अर्थ हो गई, यहाँ से एक पेड़ आपका हो गया कितने मीटर का, 35 मीटर का। कितने मीटर का हो गया, 35 मीटर का। एक और पेड़ है, इसके पैरेलल एक और पेड़ खड़ा है जिसकी लंबाई कितने मीटर है, 42 मीटर। कितने मीटर है, 42 मीटर। उनके शीर्षों के बीच की दूरी 25 मीटर। शीर्ष, इसका शीर्ष ये होगा और इसका शीर्ष क्या होगा, ये होगा। इनके शीर्षों के बीच की दूरी कितने मीटर है, 25 मीटर। मतलब ये वाले डिस्टेंस आपसे कह दी गई है कितने मीटर है, 25 मीटर है। दोनों पेड़ों के बीच की क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी मतलब होती है ये ऐसे ही है ना, आड़ी डिस्टेंस आपको बताना कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली। तो ये वाली बताने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कि मुझे ये वाली डिस्टेंस आपको बताना है, ये वाले डिस्टेंस बताना है। तो एक बात देखो भाई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होगी, बराबर। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपस में क्या होगी, बराबर। तो ये 35 है तो ये भी कितना होगा, 35 होगा। और एक बात बताओ मेरे भाई, ये 35 हो गया और ये पूरा 42 है, ये पूरा क्या है 42। ये कितना ज़्यादा है, इस 35 से कितना ज़्यादा है, 7। तो 7 कहाँ आएगा, तो आप कहते हो सर ये 7 ऊपर होगा। भाई देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 35, और बचा कहाँ होगा ऊपर। तो 35 और 7 कितना हो गया 42। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाली लंबाई 7 हो गई। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा है भाई, समकोण त्रिभुज। अब एक बात बताओ, क्या ये अगर समकोण त्रिभुज बन गया है, ये 25 दे रखा है, ये वाली लंबाई 7 दे रखी है, तो क्या इसका मान नहीं निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय आप लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। पर मुझे ये भी नहीं करना है, आपको ट्रिपलेट्स याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए भाई, ट्रिपलेट्स। जैसे पुराने एक वीडियो में, पुराना जो आपके पास प्रैक्टिस वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लंब और कर्ण का मान बराबर हो, मतलब 1 हो, तो कर्ण का मान कर्णी 2, लंब और आधार अगर बराबर है तो कर्ण का मान कर्णी 2 गुना होता है। ऐसे ही एक भुजा 3 सेंटीमीटर, एक 4, तो एक 5 सेंटीमीटर होगी। और आप जानते हो कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ देखो आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आपके पास एक भुजा 7 सेंटीमीटर, एक 25 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज की एक भुजा जो होगी वो 24 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि आप जानते हो कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है और ये वाली भुजा 7 है, तो ये वाली कितनी होगी
24। तो आप कह दोगे सर ये वाली भुजा आ जाएगी मेरे पास, कितनी आ जाएगी? तो ये वाली भुजा का मान आ गया 24, और यही तो डिस्टेंस है, यही तो इनके बीच की क्या है? डिस्टेंस है। तो क्षैतिज दूरी अगर आपसे पूछेगी तो क्षैतिज दूरी कितनी आ जाएगी? तो बता दोगे 24 मीटर। कितने मीटर बता दोगे भाई? 24 मीटर। क्या कुछ कठिन है क्या इसमें? नहीं। ये 35 मीटर, ये 42, कितना ज़्यादा है? 7। शीर्षों के बीच की दूरी कितनी है? 25 है। समकोण त्रिभुज बन गया। तो आप जानते हो समकोण त्रिभुज में एक 7 है, एक 25 है, तो ये कितना होगा? 24। चाहो तो आप क्या करो, 25 का वर्ग कितना होता है? 625 में से 7 का वर्ग कितना होता है? 49, 49, इसको माइनस कर दो तो 24 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल लोगे तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा आपका। देखो अगला सवाल है हमारे पास, करनी के अंदर 182, धन करनी में 182, धन करनी में 182, धन करनी में 182, ये पूरी करनी लगी। धन करनी में 182, और ये कहाँ तक जा रहा हूँ? इन्फिनिटी तक, अनंत तक जा रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन के इस क्वेश्चन से आसान कुछ नहीं हो सकता है। आपको क्या करना है, बस इस साइन का ध्यान देना है। किसका ध्यान देना है? साइन का। कि अगर आपके पास रूट में वैल्यू सेम हो और ये इन्फिनिटी तक जाए, कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए, तो ये वाला साइन अगर गुणा का हो, किसका साइन हो भाई? गुणा का साइन। तो गुणा का साइन हो तो समान अंक आपका आंसर होता है। मतलब यहाँ पे अगर प्लस की जगह क्या होता? प्लस की जगह क्या होता? गुणा होता। क्या होता भाई? गुणा होता। तो आपका आंसर कितना होता? तो आप कह दोगे मेरा आंसर होता 182। कितना होता भाई? 182 होता। पर एक बात बताओ, क्या यहाँ गुणा है क्या? यहाँ गुणा है क्या? नहीं है। यहाँ क्या लिखा है? प्लस। तो देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ प्लस साइन हो, क्या साइन हो? प्लस साइन, या साइन हो आपके पास माइनस का, कैसा साइन हो भाई? माइनस का। या तो प्लस साइन होगा, प्लस नहीं तो कैसा साइन होगा? माइनस का। तब आपको क्या करना है? तब आपको क्या करना है? तो ये जो संख्या लिखी है, ये जो संख्या लिखी है, इसके ऐसे गुणनखंड करो जिनका डिफरेंस 1 हो, है ना? ऐसे गुणनखंड करना है जिनका अंतर कितना हो जाए भाई? 1 हो जाए। तो 182, तो मुझे पता है कि 13 गुणित 13, 13 का वर्ग कितना होता है? 169, और उसमें 13 और जोड़ेंगे तो कितना होगा? 182। मतलब ये कितना है? तो ये है 13 गुणित 14। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ऐसे गुणनखंड करना है जिनका अंतर 1 हो। तो 182 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो, कौन कौन से होंगे? तो 1 होगा 13 और 1 क्या होगा? 14। बस हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, आंसर आ गया है। कैसे? तो देखो अगर यहाँ पे साइन प्लस का है, किसका साइन है? प्लस का। प्लस का मतलब जोड़ का साइन है, तो आपका आंसर जो होगा ना वो बड़ा वाला गुणनखंड होगा। कौन सा गुणनखंड होगा भाई? बड़ा वाला। और मान लो अगर यहाँ पे साइन किसका है? माइनस का, मतलब आपका साइन हो जाए घटाव का। सब्सट्रैक्शन का अगर साइन लिखा है तो जो छोटा वाला गुणनखंड होगा ना, जो छोटा वाला गुणनखंड होगा वही आपका आंसर होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे साइन किसका है? किसका साइन है भाई? प्लस का। तो आप कह दोगे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है मतलब मेरा आंसर कितना आएगा? तो मेरा आंसर आ जाएगा 14। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 14, 14। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ गुणा का साइन होता तो क्या आंसर होता? तो आप कह दोगे 182। कितना होता? 182। प्लस का साइन है तो आंसर कितना होगा? तो बड़ा वाला गुणनखंड लेना मतलब कितना होगा? 14। अगर यहाँ माइनस का साइन होता, सब में किसका साइन होता? माइनस का, तो आपको कौन सा गुणनखंड लेना था? छोटा। मतलब आंसर कितना होता? 13 होता। इतनी बात समझ में आ रही? आपके हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है ना, ये इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। कहाँ तक जाना चाहिए? इन्फिनिटी, अनंत तक जाना चाहिए। चलिए इसका मैं डिटेल बताऊंगा जब हम लोग फाउंडेशन पढ़ेंगे तब। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखो आपको ध्यान रखना है ना कि बेसिक क्या होता है और उसके आधार पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी अप्रोच भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं आप बहुत लंबा घिसे जा रहे हो, पूरी रामायण लिख दी, आपका सॉल्यूशन 1 घंटे बाद आया, तब तक एग्जामिनर ने कहा आपका टाइम खत्म, कंप्यूटर बंद करो, और आप उठ के बाहर आ गए, और बाहर आके आप ये बोल रहे हो कि पेपर तो बहुत आसान था, बस टाइम कम पड़ गया। तो उसके लिए आप तरीके सीख के जाओ अभी से कि किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक बैग में 2 रुपये, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात, ये सिक्कों का अनुपात लिखा है। किसका अनुपात लिखा है? सिक्कों का। अनुपात 2:3:1 है। यदि बैग में कुल राशि, अब यहां देखो ना, यहां राशि लिखी है, क्या लिखी है? राशि। और यहां अनुपात किसका है? सिक्कों का। तो अगर सिक्कों का अनुपात है और ये राशि है तो मैं राशि में कन्वर्ट कर दूंगा। चलो कैसे कन्वर्ट करना है तो देखो, कुछ मत करो तुम, तो इधर देखो कौन से सिक्के हैं। तो आपके पास सिक्के हैं 2 रुपए के, और किसके सिक्के हैं? तो 1 रुपए के, और किसके सिक्के हैं? तो 5 रुपए के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिक्कों का अनुपात दे रखा है आपके पास, है ना? किसका अनुपात दे रखा है भाई? सिक्कों का। सिक्कों का अनुपात कितना है? तो सिक्कों का अनुपात है 2:3:1। तो मैंने मान लिया कि बैग में इतने ही सिक्के हैं। मैंने ये मान लिया कि बैग में इतने ही सिक्के हैं। तो अगर इतने ही सिक्के हैं तो बैग में रुपए कितने हैं? मेरे को ये बताओ, रुपए में मान बताओ। मैंने मान लिया कि बैग में 2 रुपए के 2 सिक्के, 1 रुपए का 3 सिक्के और 5 रुपए का 1 सिक्का है। इतने सिक्के, तो रुपए कितने होंगे? तो आप कह दोगे बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। कैसे? 2 रुपए के 2 सिक्के,
एक सिक्के में 2 रुपए होते हैं। एक सिक्के में कितने रुपए होते हैं? 2 रुपए। तो 2 सिक्कों में कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप कह दोगे 2 सिक्कों में हो जाएंगे कितने रुपए? 4 रुपए। कितने रुपए? 4 रुपए। 1 रुपए के 3 सिक्के, 1 रुपए के 3 सिक्के, 1 रुपए में एक सिक्के में 1 रुपए आता है, तो 3 सिक्कों में कितने रुपए हो जाएंगे? 3 रुपए। कितने रुपए हो जाएंगे? 3 रुपए। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 रुपए के कितने सिक्के? तो 5 रुपए का है एक सिक्का, और एक सिक्का मतलब कितने रुपए? 5 रुपए। एक सिक्का मतलब कितने रुपए? 5 रुपए। तो एक बार मुझे चेक करके बताओ कि बैग में टोटल रुपए मेरे हिसाब से, इस अनुपात के हिसाब से बैग में टोटल रुपए कितने हो रहे हैं? कितने हो रहे हैं? 4 और 3 7, 7 और 5 12। तो आपने कहा सर मेरे हिसाब से बैग में 12 रुपए होना चाहिए। कितने रुपए होना चाहिए? 12। लेकिन एक बात बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से क्या 12 रुपए है क्या? तो नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं? 1248। तो मेरे हिसाब से 12 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1248 रुपए होना चाहिए। तो मेरी सोच से कितने गुना ज़्यादा है? तो आप 1 यूनिट का मान निकालो, तो 1 यूनिट का मान आएगा 1248/12। तो 1 का मान कितने गुना ज़्यादा आ रहा है? तो आपको कहोगे सर 12 एकम 12। 4 में 12 का भाग जा ही नहीं रहा है। देखो छोटी छोटी संख्या 1 2 3 4 ऐसे गुना नहीं करना है, 3 का गुना करो फिर 4 का। जहाँ तक पॉसिबल हो सके अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, और थोड़ी बड़ी संख्याओं से भाग देना, गुना करना सीख जाओ। इससे ही आपका टाइम बचेगा और यही आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाएगा। तो देखो 12 एकम 12, 4 में भाग जा नहीं रहा है, तो अब संख्या हो गई आपके 4 में भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या लगा दें यहाँ पे? 0। 0 जैसे लगाए तो अब संख्या 2 अंकों की हो गई। कितनी हो गई? 48। तो 12 चौक कितना होता है? 48। तो मेरे हिसाब से जो 1 रुपया था वो क्वेश्चन के हिसाब से 104 रुपये है। तो मैं जो सोच रहा हूँ ना, उससे संख्याएं कितने गुना ज़्यादा है? 104 गुना। कितने गुना ज़्यादा है भाई? 104 गुना। तो ये जो संख्या मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई 2 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो ये भी 104 गुना होंगे। 1 रुपए के 3 सिक्के, तो ये भी 104 गुना होंगे। 5 रुपए का 1 सिक्का है, तो ये भी कितने गुना ज़्यादा होगा? 104 गुना ज़्यादा होगा। तो चलो यही करते हैं हम लोग, ठीक है? यही करते हैं। हमें क्या पूछा है? हमें क्या पूछा है वो बताओ। आपसे पूछा है 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो बस यही तो करना है। 1 रुपए के सिक्के बताना है। 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के हमारे हिसाब से कितने हैं? 3 है। क्वेश्चन के हिसाब से कितने गुना ज़्यादा होना चाहिए? 104 गुना। तो आप कह दोगे 3 गुणित कितना आएगा? 104। सॉल्व करोगे तो 4 टे कितना हो गया? 12, और 3 एकम कितना हो गया? 3। तो कितने सिक्के आएंगे? तो आंसर आ जाएगा कितने सिक्के? अरे बोलो ना, कितने सिक्के आएंगे? 312 सिक्के। तो 312 सिक्के आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या कुछ कठिन है क्या इसमें? कोई कठिन नहीं है। बस आप प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चन को रिलेट करते जाओ, तो सब समझ में आने लगेगा। कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? देखो, एक स्कूल में छात्रों की औसत आयु, जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट की एवरेज एज दे रखी है। कितने वर्ष दी हुई है? 7 वर्ष। कितने वर्ष दिए? 7 वर्ष। और स्कूल में टीचर है, कितने टीचर है? कितने टीचर है भाई? 15 टीचर। 15 अध्यापकों की औसत आयु, तो टीचर की एवरेज एज कितने साल है? तो आप कह दोगे 40 साल। टीचर की एवरेज एज कितने साल है? 40 साल। यदि सभी छात्र और अध्यापकों की संयुक्त औसत आयु 10 वर्ष है, मतलब मिला दी जाए, क्या कर दी जाए? मिला दी जाए, बच्चों की भी और टीचर्स की भी। दोनों की मैं मिला देता हूँ, बच्चों की भी और टीचर्स की भी। अगर मैं दोनों की मिला देता हूँ तो मिलाने पे कितने साल आना चाहिए? 10 साल आना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एक टॉपिक होता है मैथ्स में जिसे कहा जाता है एलिगेशन, है ना? एलिगेशन, मिश्रण के सवाल। अब मिश्रण कैसा? तो मिश्रण सिर्फ घोल का नहीं होता है। मिश्रण मतलब आपके पास एक संख्या ज़्यादा हो, एक कम हो, और दोनों को मिलाओगे तो बीच वाली संख्या बनती है। तो एक कम एक ज़्यादा और मिड वैल्यू अगर आपके पास हो जाए, बीच वाली संख्या हो जाए, तो वहाँ एलिगेशन लग जाएगा। कोई से भी क्वेश्चन हो सब में एलिगेशन लग जाएगा। तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे आपके पास है छात्र। छात्रों की आयु, छात्र कितने हैं तो वो पता नहीं है, पर आयु पता है। कितने साल है? 7 साल। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अध्यापक है ना, अध्यापक कितने हैं? तो अध्यापकों की संख्या पता है मुझे। कितने अध्यापक है? 15। कितने अध्यापक है? 15। तो अध्यापक 15 है। औसत आयु कितनी है? तो 15 अध्यापकों की औसत आयु कितने साल है? 40। तो आपने कहा सर ये 40 साल हो गई। यदि सभी छात्र और अध्यापकों की संयुक्त औसत आयु, मतलब इन दोनों को अगर मिला दें, तो औसत आयु कितने साल होना चाहिए? 10 साल। कितने साल होना चाहिए? 10 साल। तो आपको क्या करना है? एलिगेशन लगाना है, और एलिगेशन लगाने पे आपको संख्याएं पता चल जाएगी। 10 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 40 में से, एलिगेशन में क्या होता है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है, और ये अगर मिड वैल्यू है तो एक इससे छोटी होगी और एक इससे क्या होगी? बड़ी। आपको कुछ नहीं याद रखना है कि a माइनस बी, बी माइनस सी, कुछ नहीं। आपको सिर्फ इतना करना है कि एलिगेशन में ये मिड वैल्यू होती है तो एक इससे छोटी होगी और एक इससे बड़ी होगी, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 40 में से 10 जाएंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो ये संख्या का अनुपात आ गया।
किसका अनुपात आ गया है? संख्या का। कि अगर 30 छात्र है तो एक क्या होगा? 3 क्या होंगे? अध्यापक। इसको अभी हम काट लेते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 धाम 30 आ गया, 3 धाम 30 आ गया। तो आप ये कह दोगे कि अगर एक टीचर है तो 10 क्या होंगे? स्टूडेंट होंगे। पर मेरे हिसाब से एक टीचर आ रहा है इस रेशियो के हिसाब से। एक्चुअल में क्वेश्चन के हिसाब से कितने टीचर है? तो आप कह दोगे सर 15 टीचर है। कितने अध्यापक है भाई? 15 अध्यापक। कितने गुना ज़्यादा है? तो इस रेशियो के हिसाब से 1 आना चाहिए, जबकि एक्चुअल में है कितने? 15। कितने गुना ज़्यादा है? तो आप कह दो 15 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है भाई? 15 गुना। तो ये जो छात्र है ना, ये जो छात्र हैं ये भी कितने गुना ज़्यादा होंगे? 15 गुना। तो छात्र हमारे हिसाब से कितने हैं? 10 है। क्वेश्चन के हिसाब से कितने गुना ज़्यादा हो जाएंगे? 15 गुना। तो 10 गुणित 15 बराबर कितने हो जाएंगे? 150। कितने हो जाएंगे भाई? 150। तो छात्रों की संख्या अगर आपसे पूछी गई है तो आप क्या दोगे? छात्रों की संख्या कितनी होगी? 150। क्या है इस सवाल में? क्या है? आसान सवाल है, बस प्रैक्टिस करो। जिन लोगों के ने अभी तक बेसिक नहीं पढ़ा वो पहले बेसिक कवर करो, फिर प्रैक्टिस करो। और पेपर देने जाने से पहले आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ प्रैक्टिस होगी वहीं सिलेक्शन होगा, और अगर प्रैक्टिस नहीं है तो सिलेक्शन भूल जाओ। शब्द कड़वे जरूर है पर सच यही है, इसको जितना जल्दी मान लोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, है ना। हर टीचर, हर पढ़ाने वाला टीचर चाहता है कि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, है ना। इसके लिए मैं आपको कोई दिलासा नहीं दूंगा, मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेहनत करो। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? एक आदमी अपने घर से दफ्तर जाता है, किस स्पीड से जाता है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो घर से दफ्तर गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और क्या हो गया? वो लेट हो गया, देरी से पहुंचा। कितनी देरी से पहुंचा? 4 मिनट। चलो एक बार हम लिख लेते हैं कि व्यक्ति 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा है तो लेट पहुंच रहा है कितने मिनट? 4 मिनट। और ये लेट पहुंचा, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर की अगर वो स्पीड से जा रहा है तो वो लेट पहुंचा, और कितना लेट पहुंचा? तो लेट पहुंचा 4 मिनट, है ना। ये 30 लिख देता हूँ अच्छे से। अगला देखो, अगला आगे क्या लिखा है? यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता तो 11 मिनट जल्दी पहुंचता। कहाँ 11 मिनट जल्दी पहुंचता? तो आप कह दोगे घर से दफ्तर। मतलब दूरी इस 30 के हिसाब से भी वही थी और 40 के हिसाब से भी वही है, दूरी समान है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो देखो, अगर वो 30 के बजाय कितने से जाए? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाए, तो अब क्या हो रहा है? वो समय से पहले पहुंच गया। और कितना पहले पहुंच गया? तो 11 मिनट। कितना पहुंच गया भाई? 11 मिनट। तो आप कहोगे सर समय से पहले पहुंच जाएगा, और कितने मिनट? 11 मिनट। ये अर्ली, है ना। तो घर से दफ्तर की क्या बताना है आपको? दूरी बताना है। क्या बताना है? दूरी। आप जानते हो कि दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। पर मुझे ये चाल तो पता है कि या तो चाल वो 30 से जाएगा या तो 40 से, पर समय नहीं पता है ना कि कितनी देर में पहुंच रहा है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। ध्यान दो, जब लेट एंड अर्ली बेस्ड क्वेश्चन आए तो अगर दोनों लेट हो, मतलब एक जैसे हो जाए, या तो दोनों लेट हो जाए या तो दोनों अर्ली हो जाए, या तो दोनों लेट हो जाए या तो दोनों अर्ली हो जाए, तो आपस में माइनस होते हैं। तो आपस में क्या होते हैं? माइनस। लेकिन जब ये दोनों अपोजिट हो जाए, जब ये दोनों अपोजिट होता है तो जुड़ जाते हैं, और इस तरीके से बनता है आपके टाइम का गैप। और ये दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो टाइम का गैप कितना बनेगा? तो 11 और 4 कितने मिनट का बन जाएगा? तो आप कह दोगे 11 और 4, ये जो टाइम का गैप है ये बनेगा कितने मिनट का? 15 मिनट का। कितने मिनट का बनेगा भाई? 15 मिनट का। देखो एक बार फिर समझो, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 4 मिनट लेट पहुंच रहा है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 11 मिनट पहले पहुंच रहा है। और लेट एंड अर्ली में जब अपोजिट हो तो जुड़ जाते हैं, तो टाइम का जो अंतर है वो कितना आना चाहिए? 15 मिनट का। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। एक आपके पास स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का अनुपात बताओ अब, है ना। ये तो चाल है, अनुपात निकालेंगे तो 10 से दोनों कट जाएंगे, तो चाल का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा? 3:4। चाल का अनुपात कितना आ गया? 3:4। मेरी बात ध्यान से समझना कि अगर दूरी समान हो, दूरी क्या हो जाए? समान, है ना। डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए तो स्पीड जो होती है ना, स्पीड जो होती है, चाल जो होती है, वो टाइम के, समय के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत क्रमानुपाती होती है। जब दूरी समान हो तो चाल समय के व्युत क्रमानुपाती होती है। व्युत क्रमानुपाती कैसे? तो ये चाल अगर 3:4 में है तो आपका जो समय लगना है वो लगना चाहिए किस अनुपात में? 4:3 के अनुपात में। मतलब जब वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो उसको अगर 4 घंटे लग रहे हैं, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो उसको कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। यहां तक बात क्लियर है कि देखो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 4 मिनट लेट है,
40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 11 मिनट पहले पहुंच गया, तो टाइम का जो गेप है वो कितने मिनट का हो गया, 15 मिनट का हो गया। और अगर मैं चाल का अनुपात देखता हूँ तो चाल किस अनुपात में है, 3:4। तो समय, अगर दूरी समान हो, क्योंकि घर से दोनों बार कहाँ जा रहा है, दफ्तर जा रहा है, एक ही जगह जा रहा है, तो दूरी दोनों बार में क्या होगी, समान ही तो होना है, समान होगी, मतलब चाल का अनुपात 3:4 है, तो समय व्युत्क्रमानुपाती मतलब 4:3 होगा। एक बात बताओ, जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो कितना समय लग रहा था, तो आप कहोगे 4 घंटे। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे। कितना समय कम लग रहा है, तो आप कह दोगे सर 1 घंटा। कितना, 1 घंटा, या 1 यूनिट मान लो। कितना मान लो, 1 यूनिट। क्या हमारे हिसाब से इन्हें 1 यूनिट कम लगना चाहिए, जबकि यहाँ टाइम का गेप कितना आ रहा है, 15 मिनट। तो आप कह दोगे सर 1 का जो मान है ना वो कितने मिनट के बराबर है, 15 मिनट। तो किसी एक का टाइम निकालो, या तो ये टाइम निकालो या ये। 1 का मान अगर 15 आ गया तो बताओ मुझे 4 का मान कितना होगा, तो आप कह दो सर 15 से गुणा कर दो, तो 15 चौ कितना होगा, 60 मिनट। और 60 मिनट मतलब कितना होगा, 1 घंटा। इसका मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से समझो कि अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो अपने घर से दफ्तर कितनी देर में पहुंच जाएगा, 1 घंटे में। ये अगर 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता तो 3 में हमको गुणा करना पड़ता 15 का, मतलब 45 मिनट लगते हैं। यहाँ हमने निकाल लिया। आपके पास देखो क्या बताना है आपको, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। तो चाल तो आपके पास पहले से थी ना, चाल तो आपके पास पहले से थी, सिर्फ क्या बताना था, समय। और मैंने बता ही दिया कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो समय कितना लग रहा है, 1 घंटा। तो दूरी निकालना कौन सी भारी बात है, दूरी बराबर क्या होगा, चाल। तो चाल कितनी है, 30 गुणित चाल गुणित क्या होता है, समय। और समय कितना घंटा है, 1 घंटा। तो दूरी कितनी होगी, तो 30 गुणित 1 मतलब कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो आप सीधे से कह दोगे कि उसके घर से दफ्तर की जो दूरी है वो कितनी दूर है, 30 किलोमीटर। कितनी दूर है भाई, 30 किलोमीटर है। बन जाएगा ये। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज के आकार का है। प्रिज्म का आकार, प्रिज्म समझते हो, अपने स्कूल में देखा होगा, कांच का बना होता है। देखो अब उसका आधार जो दे रखा है ना वो समबाहु त्रिभुज के आकार का देख ले। मान लो कि मैं इस टाइप से बना देता हूँ तो समझने में आसानी होगी, थोड़ी 3D टाइप लगेगा आपको। ये है ना, मान लो कि प्रिज्म है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। अब अगर ये आपके पास प्रिज्म है तो यहाँ देखो, ये इसकी हम ऊंचाई मान लेते हैं। ये क्या मान लेते हैं हम, इसकी ऊंचाई, कि यहाँ से यहाँ तक ये इसकी ऊंचाई हो गई, है ना, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई हो गई। और ये आपके पास ये लाइन ऐसे ही, ये नीचे वाली लाइन हो गई, और ऊपर ये आपका प्रिज्म कुछ इस तरीके से होगा। और ये दोनों जो है ना ये इसका ऐसे बना होगा, ऐसा कुछ प्रिज्म बनेगा, बन जाएगा ना, ये आपका प्रिज्म बनेगा। तो ये आपका प्रिज्म हो गया। और इसमें आप देखो लिखा क्या है, एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज का आकार मतलब आप समझ गए हो कि तीनों भुजाएं क्या दे रखी है, समान। आधार का परिमाप, किसका परिमाप, आधार का। आधार का मतलब ये जो है ना इसका परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 12 मीटर। और प्रिज्म की ऊंचाई, मतलब ये वाली जो ऊंचाई दे रखी है ना, ये दे रखी है, कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। अगर आपके पास देख लो, ये आपके पास आधार मतलब समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भाई, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणित भुजा, है ना। ये हो गया ना a प्लस ए प्लस ए, तो 3 गुणित भुजा हो रहा है ना। तो तीनों भुजाएं जुड़ जाएगी, सब बराबर बराबर होते, 3 गुणित भुजा बराबर कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। तो एक भुजा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक भुजा का मान कितना होगा, तो आपको सर 3 का मान 12 है, तो हर भुजा जो होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी, 4 सेंटीमीटर। ये तो आप निकाल ही सकते थे कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है तो वो 12 सेंटीमीटर है, मतलब हर भुजा 4 4 4 होगी, है ना। परिमाप मतलब ये आउटर लाइन जो होती है ना, इसे परिमाप कहा जाता है, इनके सम को। और जब तीनों बराबर है तो ये 4, ये भी 4 8, और ये भी 4 8, 12 हो गए, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बता दो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है आपको, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णित 3/4 गुणित होता है भुजा का वर्ग, है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्णित 3/4 भुजा का वर्ग। क्यों जरूरत पड़ गई, तो ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूँ आपसे, कि प्रिज्म का जो क्षेत्रफल होता है, प्रिज्म का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आधार का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणित होता है ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणित क्या होता है, ऊंचाई। और आपका आधार कौन है, तो आपका आधार है समबाहु त्रिभुज। आपका आधार कौन है, ये समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो कर्णित 3/4 गुणित भुजा का वर्ग। और ये समबाहु त्रिभुज की भुजा कितने सेंटीमीटर है,
कितने सेंटीमीटर है भाई ये? 4 सेंटीमीटर। तो भुजा का वर्ग लिखोगे तो भुजा का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा? 4 गुणित 4। यहाँ देखो इतनी बात हो गई है। आधार का क्षेत्रफल और आधार समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कर्णी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग मतलब भुजा गुणित भुजा, और भुजा 4 सेंटीमीटर तो 4 गुणित 4 आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको लेना प्रिज्म की हाइट, ऊंचाई लेना है। तो ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। बस गुणा कर दो, ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब ये कितना होगा? तो 15 चौक कितना हो गया? 60, और ये कर्णी 3 है तो ये तो ऐसा कैसे होगा? तो आप लिखोगे 15 चौक कितना हो गया? 60। 7 में क्या आएगा? कर्णी 3। क्षेत्रफल है ना, क्या है भाई? क्षेत्रफल है। आयतन पूछा है, सॉरी क्षेत्रफल नहीं पूछा है भाई, ये आयतन पूछा है ना। प्रिज्म का क्या होता है? आयतन होता है। प्रिज्म का क्या होता है? आयतन। तो ये प्रिज्म का जो आयतन होगा, प्रिज्म का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो होगा आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, और आधार का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया है, ऊंचाई 15 है, तो इसका जो आयतन होगा वो होगा 60 कर्णी 3, और आपके पास इकाई क्या है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर, और आयतन घन में निकाला जाता है तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा भाई? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। प्रिज्म का आयतन क्या होता है? तो आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, और आधार आपका क्या दे रखा है? समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लोगे कर्णी 3 गुणित 4, कर्णी 3/4 भुजा का वर्ग, कर्णी 3/4 भुजा का वर्ग, और इस क्षेत्रफल में किसका मल्टीप्लाई कराना है आपको? हाइट का। तो हाइट कितनी है? 15 है। सॉल्व करने पे कितना आएगा? 60 कर्णी 3, और आयतन घन सेंटीमीटर में तो 60 कर्णी 3 घन सेंटीमीटर। कहाँ आंसर है आपका? ये ए आंसर है। ठीक है, निकाल सकते हो। चलिए बड़े अगले सवाल की ओर चलो देखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिए, पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक से आसानी से बताया जाएगा। फिर भी आपको डाउट है कि कमेंट में कैसे पूछे, तो आप व्हाट्सएप नंबर है उस पर क्लिक कीजिए। अच्छा, ये जो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब आप पूछो टेलीग्राम पे किस नाम से? तो जो चैनल जहाँ भी वीडियो देख रहे हो ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे, हमारे फेसबुक पे भी चले जाओगे, हमारे व्हाट्सएप पे भी चले जाओगे, और हमारे टेलीग्राम पे भी चले जाओगे। सब जगह जा सकते हो। पर्सनल मैसेज करना है आप व्हाट्सएप चले जाइए, ठीक है। हमें और ज़्यादा फॉलो करना है इंस्टाग्राम चले जाइए, क्वेश्चन देखना है तो आप टेलीग्राम चले जाइए, वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे हो ही आप, ठीक है। और ये सिर्फ देखना नहीं है भाई, सॉल्व भी करना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यूट्यूब इंटरटेनमेंट नहीं है तुम्हारे लिए। इंटरटेनमेंट कब होगा? जब मूवी देखोगे। तो इंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, तुम्हारा एजुकेशन चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है। पेन पेपर लेके बैठो और बार बार इन्हें ट्राई करो। और नीचे देखो एक लाइक का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, तो जो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी सब्सक्राइब करने की कोशिश करो, जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक फैलाओ। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा उतने ज़्यादा ही हमारे लिए इंटरेस्टिंग बनेगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता पाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या लिखा है? ए बी सी क्रमशः 20, 25 और 40 दिन में एक काम कर सकते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया? सी ने काम छोड़ दिया। बी ने काम पूरा होने से, मतलब यहाँ काम पूरा होना था, इससे पहले कौन चले गया? बी चले गया। कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। तो कार्य कितने दिन में पूरा? कोई ट्रिक नहीं लगाना है, बेसिक चीज़ें समझो क्या कॉन्सेप्ट है। पहले आप निकालो पूरा काम। तो कैसे निकालेंगे? तो इसका बेसिक तरीका जो मैं पुराने पिछले वीडियो जो आपका प्रैक्टिस वीडियो उसमें भी बता चुका हूँ। यहाँ देखो आपके पास लिखा ए काम को करता है 20 दिन में, बी काम को करता है कितने दिन में? तो बी काम को करता है 25 दिन में, और सी काम को करता है कितने दिन में? तो सी करता है 40 दिन में। तो मुझे पूरा काम बता दो कि ऐसा कौन सा काम है जिसको ए 20 दिन में, बी 25 दिन में और सी 40 दिन में कर देगा। तो आपको न्यूमेरल वैल्यू लेना है, संख्यात्मक मान, और ऐसा मान लो जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, या आप कह दो इन सबका एलसीएम हो जाए। तो इन सब का जो एलसीएम आएगा वो 200 आ जाएगा, कि पूरा काम कितना हो गया? 200। 200 ही सबसे पहले ऐसी संख्या जो 40 से भी डिवाइड होगी, 25 से भी, और कितने से होगी? 20 से भी हो जाएगी। तो पूरा काम कितना हो गया? 200। मान लो कि ए, अगर ये दिया है ना कि 200 काम को ये कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो रोज कितना काम करना पड़ेगा इसको? 10 काम। कितना काम करना पड़ेगा भाई? 10 काम। तो आपके पास आ गया है कि ए जो है वो डेली कितना काम करेगा? तो आप कह दोगे सर ए जो है वो डेली 10 काम करेगा। बी 200 काम को 25 दिन में करता है, 25 से भाग दोगे तो 25 8 200 होता है, मतलब बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 8 काम। तभी तो हो पाएगा ना, रोज 8 काम करेगा तो 25 दिन में पूरा होगा। अगला सी जो है इस 200 काम को 40 दिन में करता है, तो 0 से 0 कट गया है, 4 पंजे 20, मतलब इसको एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा? 5। एक दिन में 5 करेगा तो 10 दिन में 50, 20 दिन में 100, 30 दिन में 150 और 40 दिन में 200। इस तरीके से तो एक दिन का काम आ गया
कि अगर ये 200 काम को 20 दिन में करा मतलब रोज 10 काम करेगा, ये 200 काम को 25 मतलब रोज 8 काम करेगा, ये 200 काम को अगर 40 दिन में करा मतलब रोज कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। ये आ गया। अब क्वेश्चन की क्या डिमांड है वो देखते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। देखो आपको कुछ नहीं करना, बस एक टाइमलाइन ड्रॉ करना और आपका सवाल हल हो जाएगा। क्या दिया गया है कि वे तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब काम शुरू किया किसने, ए बी सी तीनों ने। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 5 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। तो इन्होंने काम कितने दिन किया, 5 दिन। कितने दिन काम किया भाई, 5 दिन। अब क्या हो गया, तो यहाँ पे सी ने काम करना क्या कर दिया भाई, छोड़ दिया। सी ने काम करना छोड़ दिया। तीनों ने काम शुरू किया था, 5 दिन काम हुआ, सी ने छोड़ दिया, तो बचा कौन। तो आप कह दोगे सर बचे अब तो ए और बी। कौन बचे हैं, ए और बी बचे हैं। ए और बी काम कर रहे थे, आखिरी तक काम करते। क्या ए और बी आखिरी तक काम करते हैं क्या, तो यहाँ सी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले, देखो यहाँ काम पूरा हो रहा है, यहाँ काम पूरा, और मैं साइड हो जाता हूँ, यहाँ काम पूरा मतलब कितना काम हो रहा है, तो आप कह दोगे सर पूरा 200 काम। पूरा कितना काम, 200 काम। तो ये लास्ट तक अगर 200 काम हो रहा था तो यहाँ से कितने दिन पहले, तो 4 दिन पहले। कितने दिन पहले, 4 दिन पहले, है ना, 4 दिन पहले। किसने काम छोड़ दिया, बी ने। किसने काम छोड़ दिया भाई, बी ने। देखो ए बी सी तीनों काम शुरू करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, सी ने काम छोड़ दिया, बचा कौन, ए और बी। कौन बचा, ए और बी। यहाँ काम पूरा हो रहा था लेकिन इससे 4 दिन पहले, इससे 4 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, बी ने। मतलब आखिरी के 4 दिन किसने काम किया होगा, तो आप कह दोगे ए अकेले ने। अगर बी ने भी काम छोड़ दिया तो आखिरी के 4 दिन किसने काम किया होगा, ए अकेले ने। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस ये जितने जितने दिन मेरे पास फिक्स है उतने उतने का काम निकाल लेते हैं। तो देखो ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये 10 और 8 18 और 5 कितना 23। तो आप कह दोगे सर एक दिन में 23 काम करेंगे। तो एक बात मुझे बता दो कि अगर एक दिन में ये 23 काम करेंगे तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे। एक दिन में अगर 23 काम करेंगे तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे, तो आप कह दोगे सर 23 पंजे 115, है ना। तो ए बी सी ने 5 दिन जो काम किया था ना, उस 5 दिन में कितना काम हो गया था, तो 115 काम हो गया था। आखिरी के 4 दिन किसने काम किया, ए अकेले ने। आखिरी के 4 दिन किसने काम किया, ए अकेले ने। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम। तो 4 दिन में कितना काम कर देगा, तो 4 दिन में कर देगा कितना काम, 40 काम। तो यहाँ आपके बात समझ में आ रही है ना कि स्टार्टिंग के जो 5 दिन है, स्टार्टिंग के जो 5 दिन है वहाँ कितना काम हुआ है, तो 115। आखिरी के जो 4 दिन है वहाँ कितना काम हुआ है, तो 40 काम हुआ है। टोटल काम कितना हो गया, तो 115 और 40 कितना काम हो गया, 115 और 40 155 काम। 155 काम हो गया। टोटल काम कितना है, 200 है। टोटल काम कितना है, 200। 200 में से हो कितना गया है, तो आप कहते हो सर 155 हो गया है। कितना हो गया है, 155। तो बताओ शेष कितना बचा, तो रिमेनिंग आपके पास जो बचा है, शेष जो आपके पास बचा है वो बचा है कितना काम, 45 काम। कितना काम बचा है, 45 काम। और 45 काम किसने किया होगा, ए और बी ने। किसने काम किया होगा भाई, यहीं बीच में होगा ना। स्टार्टिंग के 5 दिन में 115 हो रहा है, आखिरी के 4 दिन में 40 हो रहा है, तो बच्चा जो 45 काम है वो यहाँ बीच में होगा। और किसने किया होगा, ए और बी ने। तो ये जो 45 काम है इसको अगर ए और बी करेंगे तो कितना समय लेंगे, बस ये बता दो। तो ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं, तो ए और बी मिलके कर रहे हैं कितना काम, 45 काम। और एक बात बताओ, ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 10 और 8 कितना काम करते हैं, 18 काम। कितना काम करते हैं, 18। अगर एक दिन में 18 काम करे तो 45 काम करने में कितना समय लगेगा, तो हम इसको काटेंगे, है ना। 9 से काटेंगे तो 9 दूनी कितना हो गया, 18, और 9 5 कितना हो गया, 45। आगे काटेंगे तो 2 दूनी कितना हो रहा है, 4। बचा कितना, 1। नीचे कितना आएगा, 2। तो आप ये कह दोगे कि सर 5 दिन में 115 काम हुआ, ए ने आखिरी के 4 दिन में, क्योंकि ए एक दिन में 10 काम कर रहा है, तो आखिरी के 4 दिन में कितना काम कर दिया है, 40। तो 115 ये और 40 ये, कितना काम हो गया आपका, 155। तो बचा काम जो है वो ए और बी ने किया होगा, ए और बी ने किया होगा। बचा जो आपके पास 45 काम है वो ए और बी ने किया होगा। और ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 18। तो ए और बी एक दिन में 18 काम कर रहे हैं, तो 45 काम करने में कितना समय लग रहा है, 2.5 दिन। कितना समय लग रहा है, 2.5 दिन। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है, पहले काम छोड़ दिया तो कुल कार्य में कितना समय लगा, तो आपको टोटल टाइम बताना है ना। क्या बताना है, टोटल टाइम, कुल समय बताना है। तो कुल समय तो आप आसानी से बता दोगे। कैसे बताओगे, तो ए बी सी ने काम किया कितने दिन, 5 दिन। फिर सी ने छोड़ दिया, फिर किसने काम किया, ए बी ने। कितने दिन काम किया, 2.5 दिन। कितने दिन काम किया, 2.5 दिन। फिर बी ने काम छोड़ दिया, फिर ए ने काम किया, तो आखिरी में ए ने काम किया कितने दिन, 4 दिन। कितने दिन हो गए, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 तो पूरे और हाफ। तो आपके पास कितने दिन हो गए, 11.5 दिन। 11 सही 1/2 दिन। निकाल लोगे इसे, आसान सवाल है, बस आपको टाइमलाइन ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना, हो जाएगा। इतनी से इसमें आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए
और अगर आपको और जल्दी करना है ना तो कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। आप बस ये देखो कैलकुलेशन और क्या फास्ट कर सकते हो बिना टाइमलाइन ड्रॉ के। डायरेक्ट अगर आप निकालो कि यहाँ 115 हो रहा है, यहाँ 40 हो रहा है, 155 हो गया, बचा 45, ये एक दिन में 18 करते हैं तो 45 काम करने में 2.5 दिन, और समय जोड़ दो तो ये आ गया। तो कहाँ की ट्रिक लग रही भाई, कौन सी ट्रिक लग रही है, किस ज़माने में जी रहे हो? ट्रिक नाम का कुछ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट सीख जाओ, प्रैक्टिस करो, रोज पेन घिसो, रोज कॉपियाँ भरो, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि किस स्टेप को मैं छोड़ के अगले स्टेप पे जा सकता हूँ। अपनी ट्रिक जो है ना खुद क्रिएट कर सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं, मेरी भी ज़रूरत नहीं तुम्हें। देखो अगला सवाल देखो, त्रिभुज ए बी सी में जी केंद्रक है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज में 4 केंद्र होते हैं। कितने केंद्र होते हैं भाई? 4 केंद्र। केंद्रक जो होता है ना वो माध्यिका से बनता है। केंद्रक किससे बनता है? माध्यिका से। अब बोलोगे माध्यिका क्या? तो माध्यिका होती है शीर्ष से सामने वाली भुजा, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती ना, तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब जो भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे। भुजा को क्या कर दे? 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे, उसे कहते हैं माध्यिका। तो केंद्रक माध्यिकाओं से बनता है। त्रिभुज ए बी सी, तो पहले तो हम एक काम करते हैं, त्रिभुज बना देते हैं। ये आपके पास मान लो कि त्रिभुज है ए बी सी, ये आपके पास त्रिभुज ए बी सी बना देते। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। केंद्रक जी है, में ए बी बराबर है ना, ए बी का मान दे रखा है कितना? 15 सेंटीमीटर। बी सी बराबर है ना, बी सी मतलब ये वाला मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 18 सेंटीमीटर। बी सी बराबर, ए सी बराबर कितना है? तो ए सी बराबर दे रखा है कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। यदि ए डी माध्यिका है, मतलब माध्यिका आपको कहाँ से लाना है? ए शीर्ष से। कहाँ से लाना है भाई? ए शीर्ष से। ए शीर्ष से आपने माध्यिका खींच दी। और मैंने आपसे क्या कहा कि माध्यिका क्या होती है? तो जो भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे। बराबर भागों का मतलब ये हो रहा है कि ये अगर टोटल 18 है तो ये भी 9 और ये भी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और माध्यिका का नाम क्या है? तो माध्यिका का नाम है एडी। क्या नाम है आपका? एडी नाम है। तो आपने देखो माध्यिका क्या होती है? तो शीर्ष से भुजा पर खींची गई लाइन जो उसे 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे। केंद्रक इस माध्यिका पे कहीं होगा, तो मान लो यहाँ केंद्रक है, और केंद्रक क्या करता है? तो केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब अगर ये 2 होगा तो ये 1 भाग होगा, जितने भी हो जाए उसमें से ये 2 भाग होगा और ये 1 भाग होगा। ये जी हो गया आपके पास। तो ये वाला मान हो गया आपके पास ए जी, और ये वाला मान क्या हो गया आपके पास? जी डी हो गया। ठीक है, ए जी ओ जी वाला नहीं है, ये केंद्रक वाला है ना, केंद्रक और शीर्ष वाला ए जी। तो देखो क्या है, ए डी माध्यिका है तो जी डी का मान बताओ, ये वाला मान आपसे पूछा गया है। तो मुझे क्या करना है, आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब भी आप क्या खींचते हो? माध्यिका खींचते हो। तो माध्यिका क्या करती है? तो माध्यिका के केस में जो आपके पास जिन भुजाओं से, जिस शीर्ष से आपने माध्यिका खींची है ना, उसी शीर्ष से जो भुजाएं जा रही है, मतलब इस शीर्ष से ये वाली भुजा कौन सी आ गई? ए बी, तो ए बी का वर्ग। इस शीर्ष से ये वाली भुजा मतलब कौन सी आ रही है? ए सी, तो ए सी का वर्ग बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो 2 गुणित, या तो ये मान ले लो क्योंकि ये भी 9 है, या तो ये वाला मान ले लो, ये भी 9 है, तो हम इसको ले लेते हैं। तो 2 गुणित क्या आ जाएगा? बी डी का वर्ग। किसका वर्ग? बी डी का वर्ग। धन किसका वर्ग? तो ये जो आपकी माध्यिका है, माध्यिका क्या आपके पास? ए डी का वर्ग, इसके बराबर होता है। अगर इसके बराबर है तो हम मान रख लेते हैं। ए बी का मान कितना है? तो आप कहते हो सर 15 का वर्ग। ए सी का मान कितना है? तो ए सी का मान है 25, तो 25 का वर्ग। धन 2 गुणित बी डी, तो बी डी तो हमें पता है कि बी डी का मान कितना होता है? 9 का वर्ग। धन क्या होगा? ए डी, तो ए डी पता नहीं, हम लोग ये निकाल लेते हैं माध्यिका। माध्यिका निकाल लेंगे तो आपको पता है ये 2 भाग होगा, ये 1 भाग होगा, है ना, ये वाला भाग 1 होगा और ये 2 होगा, और टोटल ये 3 हो जाएगा। 15 का वर्ग कितना होता है? 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 25 का वर्ग कितना होता है? 625 बराबर 2 गुणित 9 का वर्ग कितना होगा? 81। धन क्या हो जाएगा? तो धन हो जाएगा ए डी का वर्ग। 225 और 625 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 5 और 5 10 के 0, बचा 1, 2 और 2 4, और ये कितना होगा? 5, और 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। तो कितना आ गया? 850 बराबर ये 2, यहाँ कितना है? 81। धन क्या है आपके पास? ए डी का वर्ग। एक बात बताओ, ये सामने वाली जो संख्या लिखी है ना, इनको आमने सामने में काट सकता हूँ ना? तो 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? तो ये कटे कितनी बार? 4 बार। 5 है तो 2 दूनी कितना हो गया? 4, बचा 1, तो ये कितनी बार? 5 बार। 425, ये 425 हो गया, और इधर बराबर में आपके पास है 81 धन ए डी स्क्वायर। इस 81 को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा आपके पास? तो ये आ जाएगा 425 माइनस 81 बराबर आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा? ए डी स्क्वायर। तो ए डी का मान अगर मैं निकालूंगा तो इधर से वर्ग घटेगा, तो इधर क्या लग जाएगी? करनी। और 425 में से अगर मैं 81 घटाता हूँ तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? तो 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 4, नहीं 12 नहीं बचे ना, हाँ 5 में से 1 गया तो 4, 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 4। और यहाँ क्या बचा आपके पास? तो 3। तो आपके पास कितना बच रहा है? करनी में ए डी का मान कितना बच गया? करनी में 344।
देखते हैं कुछ करनी से बाहर आ जाए तो करनी से बाहर लाने के लिए आप क्या करेंगे, 344 से जो पूर्ण वर्ग होते हैं ना उनसे भाग दो। तो पूर्ण वर्ग सबसे पहले हम लोग देते हैं कितने से, 4 से। 2 का वर्ग होता है ना 4, इसी संख्याओं से भाग दो। 2 से 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो 8 चौक कितना होता है 32, बचा 2, यहाँ 24 हो गया, तो 6 चौक कितना हो गया 24। क्या 86 में कोई पूर्ण वर्ग से भाग जाता है क्या, नहीं। तो आप ये कह दोगे सर ये जो लिखा है ना 344, इसको मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ 4 गुणित 86, और 4 गुणित 86 का मतलब हो रहा है 2 करनी 86, क्योंकि 4 करनी से बाहर जाएगा तो 4 होता है 2 का वर्ग। मतलब आपके पास ये जो मान आ रहा है ना एडी का, तो एडी का मान कितना आ गया 2 करनी 86। एडी का मान कितना आ गया भाई 2 करनी 86। मुझे किसका मान चाहिए, जीडी का। तो जीडी ये पूरे का 1/3 है, ये टोटल अगर 3 है तो ये कितना है 1 है। तो आप यहाँ से निकाल दो ना, इधर लिख देता हूँ मैं कि जीडी का मान अगर आपको चाहिए, किसका मान चाहिए जीडी का, तो क्या होगा, तो ये एडी का 1/3 होगा, 1/3 होगा ना। तो आपके तो जीडी बराबर होगा 1/3 गुणित क्या हो जाएगा एडी। तो जीडी बराबर आ जाएगा 1/3 गुणित एडी का मान कितना है 2 करनी 86, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3 और करनी में कितना आएगा 86। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/3 करनी 86। अच्छे सवाल है ना, ऐसे हल्के सवाल नहीं, और ऐसे नहीं है कि कहीं से भी उठाए और डाल दिए कि मेरे को 10 क्लास लेने तो डाल दिए। आपकी क्लास जो है ना मैं 2 दिन बाद ले रहा हूँ, तो 2 दिन बाद ले रहा हूँ इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं बीच में आपके क्वेश्चन भी निकाल रहा हूँ कि अच्छे क्वेश्चन निकले। ऐसा नहीं कि किसी और ने निकाले, किसी को बोल दे कि जरा क्वेश्चन निकालो मैं जाके सॉल्व कर, ऐसा नहीं है। खुद से क्वेश्चन निकाले हैं, क्या पूछे गए हैं, कैसे पूछे जा सकते, क्या लेवल है। व्यापम सिर्फ नाम का हिंदी रह गया है, लेवल उसका भी बढ़ गया है, सिर्फ पढ़ने में ही आसान लगता है, लेवल उसका भी वही SSC लेवल तक पहुँच गया है। तो हल्के में नहीं लेना है, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको लेवल थोड़ा सा देखना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, जीडी का मान होगा 2/3 करनी 86। चलो अगला सवाल देखते हैं। अंजलि ने एक निश्चित मूल्य पर एक जीन्स और बैग खरीदा। मैंने आपसे सबसे पहले बताया है कि आपको क्या करना है, जब भी कोई परसेंटेज मान आ जाए तो उसका भिन्न में मान पता होना चाहिए। भिन्न कैसे निकाला जाए, तो प्रतिशत को जब हम 100 से भाग देते तो भिन्न में पता चल जाता है। तो मैं अभी आपको डायरेक्ट भिन्न मान लिख रहा हूँ, जिन लोगों को ट्राई करना है वो इसमें 100 से भाग देना। 12 दूनी 24 और 25/2, 100 से भाग दोगे तो कट जाएगा, 25 कटे कितनी बार 4 बार, और 2 गुणित 4 हो जाएगा 8, तो 1/8 आएगा। तो इसका मान होता है कितना 1/8। अंजलि ने एक निश्चित मूल्य पर एक जींस और एक बैग खरीदा, है ना। गरीब है इसलिए 2 चीज़ लेके वापस आ गई, नहीं तो लड़कियां 2 चीज़ें लेके वापस नहीं आती, बहुत खरीदती। जींस को 12 से 1/2% और बैग को 33 से 1/2% लाभ पर बेचा। लाभ पर बेचा है तो प्लस ज़्यादा मिला है ना, लाई और बेच भी दिया उसने, मतलब वो बिजनेसमैन है कोई। और बैग को 33 से 1/3%, तो 33 से 1/3% मतलब कितना होगा 1/3, ये इसका भिन्न मान है। और लाभ मतलब लिख लेते हैं प्लस, लाभ पर बेचा। उसने पाया कि जीन्स की कीमत मूल्य, मतलब जितने में वो खरीद के लाई है जीन्स को, बैग की बिक्री मूल्य, मतलब बैग को जितने में बेचा वो मूल्य आपस में क्या है बराबर है, बराबर है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। देखो कुछ नहीं करना है, जीन्स पे कितना लाभ हुआ उसे, जीन्स पे कितना लाभ हुआ 12 से 1/2, मतलब कितना लाभ हुआ, तो आप कह दोगे 1/8। ठीक है, एक क्या खरीद के लाई, तो एक खरीद के लाई है बैग, बैग पे कितना लाभ हुआ 33 सही 1/3%, और इसे क्या लिखेंगे हम 1/3। देखो गए जमाने जब आपसे ये पूछा जाए 10% बताओ, 20% बताओ, 25% बताओ, अब तो फ्रैक्शन के ज़माने भी गए कि भिन्न में निकाल के बताओ, इसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड हो रही है। वही हमें समझना है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। लाभ और हानि का पता क्रय मूल्य पे चलता है, तो आप जब किसी चीज़ को लाभ होगा कि हानि ये कब पता चलेगा, तो किसी वस्तु को खरीद के लाओ और उसको बेच दो तो आपको लाभ और हानि पता चल जाएगी। यहाँ देखो ये क्रय मूल्य ये है ना, कि वस्तु को जींस को खरीद के कितने में लाई 8 में, ये लाभ और हानि है। तो 1 रुपये का क्या हुआ है उसे लाभ, तो लाभ कब होगा जब कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दे। तो 8 रुपये की जीन्स है तो बेचना कितने में पड़ेगा, तो आप कह दोगे 9 में। बैग, बैग खरीद के कितने में लाई 3 रुपये में, ये है ना क्रय मूल्य, तो 3 में खरीद के लाई। 1 रुपये का लाभ मतलब बेचना कितने में पड़ेगा 4 में। अब आगे देखो, आगे सवाल में आपसे क्या कहा गया है, आगे सवाल में ये कहा गया है कि जींस की कीमत मूल्य जो है वो बैग की बिक्री मूल्य के बराबर है। तो जींस की कीमत मूल्य कितने हैं 8, ये बैग का बिक्री मूल्य मतलब इसके बराबर होना चाहिए, पर ये तो अलग अलग है, तो हम बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर कर सकते हैं, तो आपको सर बहुत आसान है, ये वाला जो रेशियो है इसमें आप गुणा करा दो 2 का। जैसे मैं 4 में 2 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 8, पर यहाँ ध्यान दो इसमें अगर गुणा होगा ना तो इसमें भी होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये आपके पास मैं अलग अलग पूरा लिख देता हूँ कि जींस के बारे में आप लिखोगे तो जींस का क्रय मूल्य 8 है, विक्रय मूल्य हो गया 9 रुपये। ऐसे अगर आप बैग का लिखोगे तो बैग के बारे में आप क्या करोगे, तो 2 का गुणा कराओगे तो 3 दूनी कितना होगा
6 रुपये की अगर 6 में खरीद के लाया है तो 4 दूनी कितने में बेचेगा? 8 में। अब ये दोनों समान हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। तो क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो तो हमने पूरी कर दी। अब देखते हैं कि दोनों मिला के क्रय मूल्य कितना हो रहा है। तो दोनों मिला के क्रय मूल्य कितना हो रहा है? तो 8 और 6 कितना? 14। मतलब बैग और जींस मिला के खरीद के कितने में लाइए? 14 में। देखो कहीं भी टफ वैल्यू आई है क्या? नहीं। यही फायदा होता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 14 में खरीद के लाई, बेचा कितने में? तो 8 और 9 कितने में बेचा उसने? 17 में। कितने में बेचा है भाई? 17 में। तो लाभ हुआ कि हानि? तो आप कहते हो सर 14 में खरीद के लाइए 17 में बेच दिया, मतलब लाभ ही तो हो रहा है, ज़्यादा में बेच रहे, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हुआ? तो आप कहते हो सर 3 रुपये का। कितने का लाभ हुआ है? 3 रुपये का। आपको लाभ का प्रतिशत बताना है। क्या बताना है भाई? लाभ का प्रतिशत। तो लाभ का प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 14 है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कराओगे तो 3 गुणित 100 बराबर कितना होगा? 300 बटे कितना है? 14। और ये क्या लग गया? प्रतिशत। 14 से काटोगे, 14 से काटो है ना, 2 का लफड़ा नहीं रखना है आपको, क्योंकि क्या है छोटी छोटी संख्या, इतना तो आपको आना ही चाहिए ना, तभी तो टाइम बचेगा, नहीं तो फिर वही टाइम खत्म हो जाएगा और आखिरी के 10 मिनट में 50 क्वेश्चन करने की नौबत आ जाएगी। 14 से काटो, 14 दूनी 28, बचा कितना आपका? तो आप कहते हो 2 बच गया, तो 14 एकम 14, 2 बचा था तो 20 हो गया था, तो 14 एकम 14, बचा कितना? तो बची आपके पास 6 और नीचे कितना है? 14। तो आपका आंसर आ गया 21 से 6 बटे 14%। और इसको आगे अगर आप लिखोगे तो इसका मान आ जाएगा 21.42%, है ना, 21.42%। कौन सा आंसर है? तो आप कह दो डी वाला। मैच कर रहे हैं ना भाई, डी वाला 21.42%, ये आ गया है। कुछ नहीं करना था, लाभ निकाला, इनको इक्वल किया तो आपको पता चल गया, लाभ का परसेंटेज आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा होने से क्वेश्चन कठिन नहीं हो जाता मेरे भाई, क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उतना आसान होगा। मैथ्स की यही खासियत है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ज़्यादा डाटा, और जितना डाटा उतना क्वेश्चन आसान हो गया। चलो अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कि आपको शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल इस क्वेश्चन में तो क्या करोगे? 85 का भाग देते आता है क्या तुम्हें? नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, किसी एक संख्या से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे? काट देंगे। कितने से काट दें? तो 5 से काट देते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 से कितनी बार? 17 पंजे 85, और ये आएगा 15 5 75। तो आपने इसको काट दिया। देखो ध्यान रखना, अभी 5 से काटा है ना, तो जो आपको शेषफल निकाला है ना, वो 85 बेस मान के निकालना है, 17 से नहीं निकालना है। ध्यान दो, इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपने संख्या छोटी क्यों कर ली? क्योंकि आपको 17 का पहाड़ा पता है, 85 का पता नहीं है। अब देखो अब बचा क्या आपके पास? तो ये बच गया 54 इंटू 138 इंटू 15 इंटू 104, और नीचे कितना बच गया है? तो नीचे बच गया है 17। अब एक बात बताओ, अगर मैं 17 से इन सभी संख्याओं का अलग अलग भाग दूं, क्योंकि गुणा कराना तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, है ना, यहाँ पेपर भी खत्म हो जाएगा, और जिसे तुम शादी करने का सोच रहे हो शायद उसके लगन भी लग जाए, और तुम यही करते रह जाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग करते हैं। ये तो आपको आता है ना 17 से 51, 17 से 51 3 बार जा रहा है, यहाँ भी शेषफल बच रहा है। शेषफल मतलब भाग देने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाए, कितना बच गया? धन का 3, साइन के साथ लिखना है, गुणित। यहाँ देखो इससे भाग दो, इससे भाग दो, तो कितनी बार जाएगा? तो आप जाएगा 17 8, 17 8 होता है 136, 17 8 कितना होता है भाई? 136 होता है। बचा कितना? तो बचा धन का 2, कितना बच गया भाई? धन का 2, गुणा 17 में अगर मैं 15 में अगर मैं 17 से भाग दूं, तो आप ये कह दो सर अगर 2 ज़्यादा होता तो पूरा चले जाता, मतलब 2 कम है, 2 कम है, मतलब यहाँ में क्या लिख दूंगा? ऋण 2। धन का 15 लिखने से अच्छा है ऋण का 2 लिख दो, क्योंकि गुणा करना आसान होगा। गुणा 17, तो 17 छेंग कितना होता है? 17 छेंग होता है 102, तो यहाँ क्या बचा आपके पास? धन का 2। तो इन संख्याओं में जब मैं अलग अलग भाग देता हूँ तो टोटल मेरा शेषफल कितना बच रहा है? तो 3, क्योंकि इनके बीच में गुणा है तो इनके सब में गुणा कराना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ये साइन माइनस का है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस, और माइनस का क्या आ जाएगा? 24। माइनस का 24 कब बच रहा है? जब आप कितने से भाग दो? 17 से। माइनस का 24 है ना, तो 17 पीछे जाऊंगा तो संख्या और भाग दे चले जाएगी, तो आपका बचेगा कितना? 17 से भाग दोगे तो आपका बचेगा कितना? ऋण 7। ऋण 7 बचे कितना आएगा? 17। अभी शेषफल नहीं आया। एक बात बताओ, शेषफल क्या होता है? तो जो एक्स्ट्रा में हो, शेषफल माइनस में नहीं हो सकता, शेषफल एक्स्ट्रा में हो। तो ये जितना भी होगा ना 17 बनाने के लिए, इसको क्या बनाना है आपको? 17। तो 17 से कितना कम है? 7 कम है, बटे कितना? क्योंकि 17 होता तो पूरा विभाजित हो जाता, पर ये 7 कम है, तो आपका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? तो वो आ जाएगा 10। कितना आएगा? 10। 10 बटे 17 आ रहा है, तो आपका शेषफल आ रहा है 10। कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो आपने आंसर लगा दिया यहाँ पे 10 के 10 आंसर है। कैसे लगा सकते हो भाई? यहाँ बेस कितना है? 85। कितना बेस है? 85। 17 बेस नहीं है, तो अगर यहाँ बेस 85 तो इसे 85 करो। और कैसे करोगे?
तो आप कहते हो सर ऊपर 5 और नीचे भी 5 का क्या करा दो, गुणा। और जैसे मैं गुणा कराता हूँ तो 10 गुणित 5 कितना होगा, 50। 17 पंजे कितना हो जाएगा, 85। तो आपने कहा सर अगर मैं 85 से इस संख्या को भाग दूंगा तो मेरा शेषफल 10 नहीं आएगा, कितना आएगा, 50 आएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 50। कितना आ गया, 50। आसानी से निकाल लोगे ना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़े। ये क्वेश्चन जिन लोगों ने पहली बार देखे उनको शायद हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, पर जो लोग भूल गए थे उन्हें याद आ जाएगा कि कैसे सॉल्व होता है। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट करो, और दिक्कत हो व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, डायरेक्ट मैसेज करो, तो मैं वहाँ आपके जवाब दूंगा। ठीक है, बात करेंगे आपसे कोई दिक्कत है तो, और कोई भी समस्या हो तो आप बात कर सकते हो। अगला देखते हैं। यदि x बराबर 2 धन करनी 3 हो तो करनी x धन 1/x का 1/करनी x का मान बताओ। ये x है और रूट x में जाना है, मतलब आपको डिक्रीजिंग पावर जाना है, पीछे जाना है ना, तो पीछे कैसे जाया जाता हो, और आपको करनी x धन 1/करनी x चाहिए। क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों ने पावर बेस्ड क्वेश्चन पढ़े होंगे वो ये होता है कि x धन 1/x का अगर कोई मान दिया हो, कोई भी मान दे रखा हो, जैसे मान लो अपनी कोचिंग का नाम SICS है ना, तो s मान दिया हो, क्या मान दिया हो भाई, s मान दिया हो, तो आप पावर माइनस जाओगे, मतलब रूट x प्लस 1/√x का अगर आपको मान निकालना है तो इसका मान होगा रूट, ये जो भी मान आ रहा था ना s, और प्लस में आ जाएगा 2। अगर माइनस में आप रूट में जाते हो तो ये इसका मान होगा। तो मेरे पास x तो पता है, ये निकालने के लिए मेरे पास x तो पता है, मतलब पर मुझे क्या निकालना है, 1/x निकालना है। x का मान आपके पास पता है कि x बराबर कितना है, 2 धन करनी 3। अब मैं अगर x का मान निकालूंगा तो 1/x का मान कितना होगा, तो 1/2 धन करनी 3 हो जाएगा। इसे अगर मुझे ऊपर ले जाना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों में हर का परिमेयकरण होता है, साइन बदल के मल्टीप्लाई करा दो ऊपर और नीचे, क्योंकि किसी संख्या में ऊपर और नीचे एक ही संख्या का गुणा या भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर नीचे कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, तो a धन b और a माइनस बी बन रहा है। क्या बन रहा है ये, a धन b, ये मैं डिटेल में बता देता हूँ कि a धन b बन गया और एक क्या बन गया, a माइनस बी। समान संख्या है ना, तो इसे आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a धन b और a माइनस बी। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/x का मान कितना आएगा, 1 में इसका गुणा करा दोगे तो आप कहते हो सर ये 2 ऋण करनी 3, नीचे कराओगे तो 2 में 2 का वर्ग हो, मतलब a स्क्वायर होगा ना, तो 2 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा, 4। साइन माइनस का आएगा तो माइनस का साइन, थोड़ा साइड में हो जाता हूँ मैं, रूट 3 का स्क्वायर करनी 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1। तो 1/करनी x का मान कितना हो जाएगा, तो 1/करनी x जो है इसका मान हो जाएगा 2 ऋण करनी 3। कितना हो जाएगा भाई, 2 ऋण करनी 3। मुझे इन दोनों का जोड़ चाहिए, तो x तो आपको पता ही था, अब आपको क्या निकालना है, 1/x भी आपको पता है कि 1/x कितना है आपके पास, 2 ऋण करनी 3। दोनों को जोड़ दो तो x धन 1/x बराबर कितना होगा, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। ये प्लस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो x धन 1/x बराबर कितना हो गया, 4। यही s है ना, यही तो हमने s माना, s मतलब हमने कोई भी मान सकता हो, तो s का मान कितना है, 4 है, यही 4 आ रहा है ना, तो आपको इसका मान चाहिए, तो इसका मान चाहिए तो आप क्या लिखो, करनी में 4 धन 2, और करनी में 4 धन 2 का मतलब कितना हो गया, तो करनी में 4 धन 2 बराबर कितना हो गया, करनी 6, √6, ये आंसर आ गया। ठीक, निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो यार, ऐसा कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत और लगेगी, बाकी सब चीज़ें आप कर सकते हो, आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सब चीज़ें आप कर सकते हो। चलो अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए, ये आपके पास अगेन DI का क्वेश्चन है, पहले पाई चार्ट था, अब आपके पास ये टेबल के फॉर्म में लिखा है ना, अब ये टेबल के फॉर्म में लिखा है, बार ग्राफ लिखा है। क्या बता रहा है मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। 5 अलग अलग दुकानों में बिकने वाले बर्गर और सैंडविच की संख्या 8000 है, कि टोटल बर्गर और सैंडविच मिला के 8000 है इन 5 दुकानों पे मिला के। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बर्गर एंड सैंडविच सोल्ड, है ना, कि ये इस तरीके से दुकान A में इतना बिकता है, B में इतना, R में, ये PQRS है, P में इतना है, Q में इतना है, R में इतना है, S में इतना है और T में इतना है। ब्लू लाइन जो है वो क्या बताती है, द नंबर ऑफ बर्गर्स एंड सैंडविच सोल्ड, ये दोनों को बता रही है ना। देखो इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ते हैं, ये दोनों को बता रही है, मतलब ये बता रही है बर्गर प्लस सैंडविच, है ना, बर्गर प्लस सैंडविच की 20%, जो टोटल है उसका 20% इस दुकान पे बिकता है। कौन सी दुकान पे, P दुकान पे। ठीक है, अब जितना भी आ रहा है मतलब 20% जो भी मान आ जाएगा उसमें से ये जो लिखा है नंबर ऑफ बर्गर है, कि बर्गर का परसेंटेज कितना है, 40। तो बताओ कि उस दुकान में टोटल जो माल था वो 20% था, मतलब जो भी आएगा टोटल, अब जो भी आएगा वो तो उस दुकान के हिसाब से तो 100% हुआ। उस 100% में अगर 40% बर्गर है तो सैंडविच कितना होगा, तो आप कहते हो सर सैंडविच होगा 60%। ठीक है,
अब क्यू दुकान जो उसमें टोटल माल आ रहा है 15%, 15 में से 30% अगर बर्गर है तो बाकी का 70% क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सैंडविच। इस दुकान में टोटल माल का 30% आ रहा है और इस 30%, अब ये दुकान के हिसाब से तो कंप्लीट हुआ, इसमें 50% आपका बर्गर है तो सैंडविच भी कितना होगा, तो सैंडविच भी होगा 50%। ये ऐसे आपको ध्यान रखना है ना, ग्राफ करते टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशन आपको सावधानी से सॉल्व करना है, थोड़ा आसान होता है, फ्री के नंबर है ये, बस थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। इस दुकान में जो भी माल आ रहा है 8000, उसका 25% इस दुकान में आ रहा है, और वो जितनी भी संख्या आएगी उसमें से 45% आपके पास, ये देखो रेड जो लिखा है ना ये बर्गर बता रहा है, तो हम सैंडविच निकाल सकते हैं कि 100% में से 45% अगर बर्गर है तो बाकी का 55% क्या हो जाएगा, सैंडविच। टी दुकान है ना वो कम माल बुलाता है, 8000 का 10% मतलब 800 टोटल क्वांटिटी वो बुला रहा है ना, 10% 800 होगा, उस 800 में से 45% जो है, 35% सॉरी 35% जो वो क्या है, बर्गर है, तो सैंडविच कितने होंगे, तो बाकी के मतलब कितने परसेंट, 65%। ये मैंने अलग अलग परसेंटेज कर दिए, ऐसे करते चलो क्योंकि क्वेश्चन की कुछ भी डिमांड हो सकती है, वो हम लोग देख लेंगे। दुकान आर में बेचे गए बर्गर की संख्या, तो पहले तो ये बताओ, पहले तो आप ये बताओ कि आर में है ना, दुकान आर में बर्गर प्लस सैंडविच मिला के कितना है, तो बर्गर प्लस सैंडविच आर दुकान में कितना है, 30%, कितने का, 8000 का, तो टोटल आपके पास 8000 है, 8000 का 30%, 30% मतलब आप क्या लिख दोगे, 30/100, ये बर्गर प्लस सैंडविच, बर्गर प्लस क्या है, सैंडविच है, बर्गर प्लस सैंडविच मतलब कुल माल कितना है, तो कुल माल कितना आएगा, तो आप 2 0 से 2 0 काट दोगे, 8 या 24 आ गया, तो 24 ये 2 0, मतलब टोटल क्वांटिटी जो दुकान आर की है बर्गर प्लस सैंडविच मिला के वो कितनी क्वांटिटी है, 2400। दुकान आर में बेचे गए बर्गर की संख्या, दुकान आर में बर्गर कितने बेचे गए, बर्गर कितने बेचे गए, 50%, तो आप ये देखोगे आर में बर्गर है ना, आर में क्या निकालो आप, बर्गर निकाल दो, आर में बर्गर निकालोगे तो आर में टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 2400, बर्गर कितने थे, 50%, तो आपके तो 50% मतलब 50/100, 50/100 को हम डायरेक्ट लिख देते 1/2, 50 हो जाएगा ना, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, इसको 2 से काट दो, 24 को कितने से काट दो, 2 से, तो अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 1200, मतलब ये हो रहा है कि दुकान आर में जो बर्गर बेचे गए हैं, दुकान आर में जो बर्गर बेचे गए, दुकान आर में टोटल बर्गर और सैंडविच जो है 8000 का कितने परसेंट है, 30%, मतलब बर्गर और सैंडविच मिला के कितने हैं, 2400, तो आर में बर्गर जो है वो कितने परसेंट है, 50%, तो 2400 का 50% मतलब 1200 आ जाएगा। दुकान पी में बेचे गए सैंडविच, तो पहले तो एक बात मुझे ये बताओ कि पी में बर्गर प्लस सैंडविच दोनों मिला के कितने हैं, तो दोनों मिला के कितने हैं, बर्गर प्लस सैंडविच, ये दोनों का मात्रा है, दोनों की मात्रा है कितने परसेंट, 20%। अगर ये मात्रा 20% है तो हम क्या लिखेंगे, टोटल आपके पास 8000 है और दुकान पी में 20% गया, मतलब 20/100, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो 1/5, फ्रैक्शन से डायरेक्ट आप 1/5 लिख सकते हो। 5 से इसको काटोगे तो 5 से काटोगे तो 16 पंजे 80 होता है, तो दुकान पी में बर्गर और सैंडविच मिला के कितना है, 1600। दुकान पी में आपको क्या चाहिए, तो दुकान पी में बेचे गए सैंडविच चाहिए, तो आप बताओ पी में सैंडविच, पी में क्या बता दो भाई, सैंडविच बता दो, सैंडविच बता दो, तो पी में सैंडविच, पी में टोटल क्वांटिटी कितनी है, 1600। अभी 1600 में से पी में सैंडविच कितने हैं, तो 40% बर्गर है, तो बाकी के 60% कौन है, सैंडविच, तो आप कह दोगे सर सैंडविच 60% है तो 60/100 आ गया, इसको काटेंगे तो 20 या 60 और 20 से पंजे 100 है ना, 5 से मैं काटूंगा भाई, इस 1600 को काटूंगा तो 5 हो जाएगा, 5 दिया 15, बचा एक मतलब 10 हो गया, तो 5 दूनी 10 और 0, 320, 320 में 3 का गुणा कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, और 3 तिरी कितना हो गया, 9, ठीक है, 3 तिरी 9 हो गया, तो पी में सैंडविच जो है वो 960 है। आर में बर्गर कितने आए, 1200, पी में सैंडविच कितने आए, 960, तो ये कहा गया पी में बेचे गए सैंडविच की संख्या से, मैंने आपसे कहा जिससे कहा जाए ना वो बेस होता है, कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो देखो ये 960 और ये 1200 है, कम है कि ज़्यादा है, तो आप कह दोगे सर ये ज़्यादा है ना, इससे कंपैरिजन कराना ज़्यादा है, और कितने ज़्यादा है ये, तो 960 है, 1200 मतलब कितने ज़्यादा है, तो आप कह दोगे सर ये 240 ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है ये, 240, दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको समझ में आ रहा है कि 960 है, 1200 है, तो 240 ज़्यादा है। तो आपसे पूछा गया अधिक है कि कम है, तो आप कहोगे सर अधिक है, क्या ये अधिक, और आपको संख्या नहीं बताना है, प्रतिशत बताना है कि कितने प्रतिशत, तो अधिक तो है ये 960 है, 1200 है, कितने ज़्यादा है, तो आप कहते हो सर 240 ज़्यादा है, किससे 240 है, तो पी में बेचे गए सैंडविच से, तो पी में बेचे गए सैंडविच कितने हैं, 960,
ठीक है भाई। आर में जो बेचे गए बर्गर हैं वो टोटल कितने हैं 1200। पी में जो बेचे गए सैंडविच है वो कितने हैं 960। तो आर में बेचे गए बर्गर पी में बेचे गए सैंडविच से कितना ज़्यादा है तो 240 ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है भाई 240। तो 240 ज़्यादा है। किससे 240 ज़्यादा है तो पी में बेचे गए जो सैंडविच है। तो पी में सैंडविच कितने 960। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होता है तो ये तो आप जानते हो कि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना होता है। काट दो, जो कट जाए उसको काटो। ये 0 से 0 कट गया। 24 एकम 24, 24 चौक 96 होता है ना। और 4 से इसको काटोगे तो ये कटेगा 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 पंजे 20। तो कितने परसेंट आ रहा है 25%। यही आपका आंसर है 25% अधिक, है ना। ये आपका आंसर है। तो देखो क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है आपको, सॉल्यूशन करना है और आसान सा सॉल्यूशन है। और ऐसा मत करो है ना कि बस बिल्कुल बहुत आप आसान चीज़ें हो, थोड़ी टफ हो जाए तो आप घबरा जाओ। ऐसे में आप नौकरी नहीं कर रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो। पढ़ाई नौकरी के लिए करो, हो गया मनोरंजन आपका बहुत कर लिया अपने स्कूल कॉलेज सब में। चलो अगला सवाल देखते हैं जल्दी जल्दी, टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे आपका। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। चुनाव में जो टोटल वोट होते हैं ना वो कितने होते हैं तो वो होते हैं 100%। कितने होते हैं भाई 100%। वोट कितनों ने नहीं डाले हैं तो आप कहते हो सर वोट नहीं डाले हैं कितनों ने 20% ने, है ना। टोटल में से 20% ने वोट नहीं डाले हैं। तो 20% ने वोट नहीं डाले हैं तो डाले कितनों ने तो आप कहते हो सर डाले हैं कितनों ने 80% ने। कितनों ने डाले हैं 80% ने वोट डाले हैं। और 15% वोट अवैध घोषित कर दी। अवैध और वैध जो होते हैं ना वो डाले गए मतों में से आता है। तो इसका 15%, कितना परसेंट भाई 15%। तो 80 का 15% अगर आप निकाल लोगे तो अवैध वोट कितना होगा तो 80 का 15%। 15% मतलब 15/100 निकालना है। काटोगे इसको तो काट लेते हैं भाई, काटोगे इसको तो कटेगा 20 से 4 बार, 20 से कटेगा कितनी बार 5 बार। 5 से काटूंगा तो 5 दिया 15, तो 4 ते कितना हो गया 12। मतलब जो ओवरऑल है ना तो ओवरऑल का 12% अवैध हो गया। ओवरऑल का 12% क्या हो गया अवैध। तो ओवरऑल का वैध कितना होगा तो 80 है। 80 में से 12 अगर अवैध कर दिया हमने, 80 में से 12 अवैध कर दिए तो वैध कितना बचा तो वैध बचेगा। आपने कहा सर 80 में से 12 हटा दो तो वैध कितने बचे 68%। 68% आपके वैध हो गए। 68% आपके वैध हो गए। आगे क्या कहा गया है, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मत, मतदाता सूची में नामांकित कुल मत कितने हैं 100% का 40%। और 100 का 40% कितना होता है 40 ही तो होता है। 100 का 40% 40 होगा। तो जीतने वाला जो है उसको कितने मिल गए तो 100 का 40%। कुल का कहा गया है, इसका नहीं कहा है। इसका कहा होता तो हम इसका 40 निकालते, पर आपको टोटल का तो 100 का 40% 40 होगा। तो हारने वाले के वोट हम निकालते हैं। देखो 68 में से अगर इसको 40 मिल गए तो बचे कितने तो 68 में से 40 घटा दोगे तो ये 8 में से 0 गए तो 8 बच गया, 6 में से 4 गए तो 2 बच गया। तो जीतने वाले को 40% वोट मिले और हारने वाले को 28। एक बार फिर समझ लो, घबराओ मत, फिर समझो। 100% वोट थे, 20% इनवैलिड हो गए तो वैलिड वैध कितने हो 80। 80 का 15% जो थे वो अवैध हो गए, है ना। इन्होंने तो डाले ही नहीं, 80 ने डाले थे 15 अवैध। तो 15% मतलब कितना होगा तो 80 का 15% मतलब 12 अवैध हो गए। तो 80 में से 12 अवैध तो बचे कितने 68 बचे। अब ये कहा गया कि जो टोटल वोट है ना 100 का 40%, तो 100 का 40% मतलब 40 ही होगा कि 40 वोट जो जीतने वाले को मिले। तो 68 में से 40 अगर जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे तो हारने वाले को मिल जाएंगे कितने बचे हुए वोट। और बचे हुए कितने हैं 28। मतदाता आगे क्या लिखा है, मिला और 3600 मतों से निर्वाचित हो। भाई वो जीत गया कितने वोटों से 3600 से। एक बात बताओ परसेंटेज में बताओ कितने वोटों जीता। तो इसको 40 मिले, इसको 28, कितने परसेंट से जीता वो 12% से। कितने परसेंट से 12% से। और 12% बराबर कितने वोट लिखे हैं तो 12% बराबर लिखे 3600 वोट। इधर लिख देता हूँ मैं, इधर दिखाई नहीं दे रहा। 12% बराबर 3600 वोट। तो 1% बराबर कितना आएगा तो 1% बराबर आ जाएगा भाई 3600 बटे कितना आएगा 12। भाई ये 12 को इधर ले आओ तो यहाँ 1 बचेगा, इधर 12 हो जाएगा। तो 1% बराबर कितने वोट होंगे 12 या 36। तो 1% बराबर हो गए कितने वोट 300 वोट। 1% बराबर 300 वोट जब आ ही गए हैं तो आपको क्या निकालना है, बस ये देख लो क्या निकालना है आपको। तो आपको निकालना है कि मतदाता सूची में कुल संख्या ज्ञात करो। तो मतदाता में कुल सूची में संख्या जो वो कितने परसेंट वोट है 100%। कितने परसेंट है भाई 100% है। तो 100% अगर आपको पूछा गया है तो 1% बराबर 300 है। तो 100% मतलब 100 का गुणा करो। इधर 100 का गुणा किया तभी तो हुआ था ना ये 100%। तो 300 में गुणा कर दोगे तो मतदाता सूची के जो वोट आएंगे वो निकल के आ जाएंगे। और कितने वोट आएंगे 30,000। कितने वोट आएंगे भाई 30,000।
इन दोनों का अंतर 12% है। 12% बराबर 3600, तो 1% बराबर आप निकाल लोगे कि 1% मतलब 12 को इधर नीचे ले जाओ तो 1 बचेगा, नीचे ले जाओगे तो 3600/12, 12 से काटो 12 36, 1% बराबर 300 है। 100% मतलब दोनों साइड जीरो लगा दो, तो 300 में 2 जीरो और बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा 30,000 वोट। बस टोटल वोट आ गए आपके 30,000। तो भाई आज की प्रैक्टिस क्लास में इतने क्वेश्चन काफ़ी है। आपके अलग अलग टॉपिक से निकाले गए क्वेश्चन और अच्छे सवाल निकाले गए हैं। अगर आप रेगुलर ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये भी पता चलेगा किस टॉपिक में आप गलत कर रहे हो, किस टॉपिक का अभी आपको नॉलेज ही नहीं है। जो नॉलेज नहीं है उसको पढ़ो, जहाँ गलती करो वहाँ सुधार करो। और इसी तरीके के क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहें, इसके लिए आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाओ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, ताकि हमें भी कुछ अंदर से करने के और हमको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से निचोड़ निकाल कर कि कैसे पूछा गया, आगे कैसे पूछा जा सकता है, ये सब दे सके। क्यों? क्योंकि देखो ये प्रैक्टिस क्लास है, क्या आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर सकते? आप खुद से ढूंढ नहीं सकते हो क्या? आप भी ढूंढो पुराने क्वेश्चन क्या थे, आगे कैसे आ सकता है, पर ये जब सोचोगे फिर आप क्वेश्चन कंपाइल करोगे तो सॉल्व कब करोगे? तो हम ये सब आपके लिए ढूंढ के ला रहे हैं। आपको सिर्फ मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है। जो टॉपिक आपको पता ही नहीं है उस टॉपिक के बारे में ढूंढो, उसको पढ़ो, और जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है वो नीचे आप कमेंट में लिख के भेजो, हम उसी टॉपिक पे आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्वेश्चन का तरीका समझ में आया होगा, कुछ चेंज हो या फिर और आगे आपको किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जो भी आपके डिस्कशन हो, जो डाउट हो, बिल्कुल आप कमेंट में लिख सकते हो। बाकी हमने आपको टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इनकी PDF मिल जाएगी। एक और बात समझो, जब आप ये वीडियो देखते हो ना तो साथ में पेन पेपर लेके खुद से भी ट्राई करो कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है? अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वीडियो पॉज कर दो, फिर बनाओ, फिर वीडियो देखो कि सही हुआ कि गलत हुआ। तो इतनी सारी चीज़ें करना है डेफिनेटली, 1 नहीं 2 नहीं 4 8 10 12 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सुधर जाएगी, पॉजिटिविटी आपको आने लगेगी। इंग्लिश और मैथ्स 2 सब्जेक्ट में जनरली स्टूडेंट को थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो उनकी क्लासेस रेगुलर चल रही है। इसके अलावा आपको और किस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस चाहिए वो भी आप कमेंट करो, तो हम उसकी भी क्लास जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए राइज विथ SICS। थैंक यू सो मच।